तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस के तहत इंडियन पॉलिटी पर भारतीय संविधान के विकास से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसके बारे में, और भारत शासन 1935 अधिनियम है इसके बारे में। तो कुल 2 अधिनियम हम पढ़ेंगे, बाकी और का हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को। तो इसे 1919 में बनाया गया था। हालांकि सन 1917 में, यानी कि अगस्त महीने में 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये पहली बार घोषित किया गया था कि ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इसके हिसाब से इन्होंने 1919 में भारत शासन अधिनियम को निगमित किया, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मॉन्टेग्यू थे ये भारत के राज्य सचिव थे, जबकि जो चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये उस समय के तत्कालीन भारत के वायसराय थे। और अगर हम इस अधिनियम की विशेषता की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्रीय एवं जो प्रांतीय विषय थे उनकी सूची की पहचान की गई और उनको अलग कर राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम कर दिया गया। इसके अलावा जो केंद्रीय और विधान परिषद थे इनको अपनी सूची के विषय पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन जो सरकार का ढांचा था वो केंद्रीय और एकात्मक प्रकार का ही बना रहा 1919 के अधिनियम में। इसके अलावा इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया था, हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित विषय। तो जो हस्तांतरित विषय थे उन पर गवर्नर का शासन होता था, और इसमें कार्य करने के लिए वह उन मंत्रियों की सहायता लिया करता था जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। जबकि जो आरक्षित विषय पर जो गवर्नर था वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, यानी कि दोहरी प्रकार की रवैया अपनाई जाती थी। बहरहाल अगर इस अधिनियम की हम तीसरी विशेषता की बात करें तो इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की प्रारंभ की। द्विसदनी यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया, और प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि लोग जो भी सदस्य, जो सांसद सदस्य चुन के आते थे उनका निर्वाचन किया जाता था। और जो दोनों सदन था यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो बहुसंख्यक सदस्य होते थे जिन्हें कि नामांकित नहीं किया जाता था, उन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचन उनका किया जाता था। और चौथे विशेषता की बात करें तो ये है कि इस अधिनियम के अनुसार ही जो वायसराय की कार्यकारी परिषद हुआ करता था उसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 3 सदस्य जो थे उनका भारतीय होना आवश्यक था, इस नियम में लाया गया था। हालांकि इसमें एक सदस्य को, जो कमांडर इन चीफ था, वो भारत का नहीं होता था। इसके अलावा 1919 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर ही सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और जो यूरोपीय थे उनके लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। हालांकि सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति या प्रणाली जो लाई गई थी वो 1909 में लाया गया था, लेकिन 1919 में इसे और विस्तारित कर दिया गया। इसके अलावा जो छठवां विशेषता है उसकी अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत ही संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार का प्रदान किया गया। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति हुआ करता था या जो कर अदा करते थे या जो शिक्षित लोग थे, उन लोगों को मतलब एक सीमित संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। यानी कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके बाद से ही राज्यों के लिए अलग से बजट बनाया जाने लगा। इसके अलावा एक जो इसका एक प्रमुख विशेषता था, तो इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य ये था कि 10 वर्ष बाद वह जांच करके बताए कि भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत पर कितना प्रभाव रहा था। तो इसके लिए साइमन आयोग का गठन किया गया था
1927 में नवंबर महीने में किया गया था। और हालांकि ये 2 वर्ष पहले इसे गठन कर दिया गया था। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों का दल आया था। इस दल को बनाने की घोषणा कर दी गई थी, और चूंकि ये जो साइमन आयोग था इसके सभी सदस्य ब्रिटिशर्स थे, इसलिए भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। तो इस आयोग ने यानी कि साइमन आयोग ने सन 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी बात करें तो ये जो अधिनियम था भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी कि इसी के आधार पर भारत में जो संविधान बनाया गया है, इस बहुत सारे अनुच्छेद इसमें जस के तस उठा लिए गए हैं। तो ये बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। हालांकि जो भारतीय संविधान बना उसमें 395 अनुच्छेद मूल रूप से और 8 अनुसूचियां थी। बहरहाल इस अधिनियम की अगर हम विशेषताएं की बात करें तो पहला विशेषता यह है कि इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीय संघ की स्थापना की गई, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये इसमें कहा गया। इसके अलावा राज्य और रियासतों को एक इकाई या यूनिट की तरह माना गया। और इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्र और इकाइयों के बीच 3 आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। यानी कि राज्य और केंद्र के बीच सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके आधारों पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो जो उस समय यानी कि सन 1935 में जो संघीय सूची में विषय शामिल थे उसमें 59 विषय थे, जबकि राज्य सूची में 54 सब्जेक्ट या विषय शामिल थे, और समवर्ती सूची जिसमें कि 36 विषय शामिल थे। और इस अधिनियम के द्वारा ही यानी कि भारत शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। हालांकि ये जो व्यवस्था थी, संघीय व्यवस्था, कभी अस्तित्व में नहीं आई। इसका वजह ये था कि जो देशी रियासत थे उन्होंने इसमें भारत संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। इसके अलावा चौथी विशेषता की बात करें तो ये है कि इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत परिषद स्थापित किया गया था उसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग जो 10% जनसंख्या थी उनको मत का अधिकार प्रदान किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ही देश की जो मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा न केवल संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का गठन भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। और इसी अधिनियम के तहत सन 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान के विकास पर संक्षिप्त जानकारी। जय हिंद, नमस्कार।